दोस्तों नमस्कार। अगर राजनीति में है तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होगी और राजनीति करते करते सत्ता तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद तो पैसे की कोई कमी होगी ही नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर इस देश के भीतर आपने कोई धंधा शुरू किया और अपने धंधे के आश्रय सरकार और सत्ता के करीब पहुंच गए तो भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपका कोई भी धंधा डूबता चला जाए लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार बैठी है ना। और सरकार बैठी है और कॉरपोरेट के आश्रय इस देश की राजनीति चल रही है। और जो पैसा कॉरपोरेट के पास आ रहा है वो बैंकों से निकल कर आ रहा है। और बैंकों में किसका पैसा है? जनता का पैसा है, हमारा आपका पैसा है। लेकिन आप बैंकों में पैसा क्यों रखेंगे? आप अलग अलग जगहों पर इन पैसों को इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इन्वेस्ट कैसे करेंगे जब हर जगहों पर टैक्स बहुत ज्यादा होने लगे? तो टैक्स से बचने का उपाय एकमात्र होगा कि बैंकों में पैसा रख दीजिए। बैंक उस पैसे के आश्रय रईसों को लोन देंगे, रईस उस लोन को नहीं लौटाएंगे, सरकार उस लोन को माफ कर देगी और रईसों के पास जो पैसा लोन का होगा वो राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल सत्ता के पास पहुंच जाएगा। यह कोई चक्रव्यूह नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की नीतियां जिस रास्ते पर चल पड़ी है उसमें सरकार ने इस देश के लोगों के लिए अब यही व्यवस्था की है कि आप पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें। जमीन खरीदेंगे तो वहां भी टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा, मकान खरीदेंगे टैक्स वहां पर भी लगेगा, म्यूचुअल फंड में डालेंगे टैक्स वहां पर भी लगेगा, फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखें, वो बैंक के भीतर पैसा होगा, उससे कुछ सहूलियत सरकार और रईसों को हो जाएगी, वहां कुछ कम टैक्स लगेगा। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी परिस्थिति में भारत में आकर खड़ी हो गई है जहां पर सरकार ने एक नियम और जारी कर दिया। और सरकार ने कहा कि जो भी पैसा इस देश से बाहर भेजता है, कल तक उस पे 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब यानी 1 जुलाई से उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो 20% टैक्स देकर कौन बाहर पैसा भेजेगा? आप सोच रहे होंगे कितने लोग हैं जो बाहर पैसा भेजते हैं। तो यहां पर आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल 2014 के बाद इस देश को छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता लेने वालों की तादाद में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लाखों की तादाद में इस देश को छोड़ने वाले लोग इसी दौर में आए हैं। इस देश के भीतर में हजारों बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस दुनिया के अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर लिया है। और इस देश की परिस्थिति के भीतर टैक्स इतना लगा दीजिए कि जनता कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करे और बैंकों के पास जब पैसा आए तो बैंक उसके जरिए अपना मुनाफा कमाए। और आज ही जब एसबीआई का आंकड़ा निकल कर आया कि दरअसल 18,000 करोड़ का उसको लाभ हुआ है। दूसरी जानकारी निकल कर आई कि बैंकों को जो लाभ होता है, जिसमें आरबीआई के पास जो डिविडेंड होता है वो जो सरकार को देता है, उसको देने की रफ्तार 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 1 से 2 लाख करोड़ तक हो सकती है। यानी बरस दर बरस इससे पहले जो नियम कायदे थे कि 50,000 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड सरकार को आरबीआई देगी नहीं, बाकी पैसे को अपने पास रखेगी, जिससे इस देश के भीतर में कोई बैंक क्राइसिस में आ जाए तो उसको वह निपटारा कर सके। लेकिन सरकार ने जलान कमेटी बनाई और उसके बाद क्या कुछ हुआ अब यह बताने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि 2018-19 में 1,75,000 करोड़ आरबीआई ने डिविडेंड सरकार को दिया था, केंद्र सरकार को दिया था, मोदी सरकार को दिया था। उस वक्त 2019 के चुनाव आ रहे थे और इस वक्त 2024 के चुनाव आ रहे हैं। तो रास्ता वही अपनाया गया है जिसमें आरबीआई जब इस बरस जब डिविडेंड देना शुरू करेगा तो वह 1 से 2 लाख करोड़ के बीच होगा। लेकिन यहां पर एक सवाल हर किसी को परेशान कर सकता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में सरकार के पास कोई दूसरा उपाय नहीं? स्थिति इतनी नाजुक है कि सरकार ने अपने तौर पर इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पैसे की कमी होनी नहीं चाहिए। हमें लगता है आज इस पूरे कच्चे चिट्ठे को जरा समझ लीजिए, तब आप जान पाएंगे आपका पैसा बैंक में, बैंक से आपका पैसा कॉरपोरेट के पास,
कॉरपोरेट उस पैसे को नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाने पर वो माफी हो जाएगी, रिटर्न ऑफ हो जाएगा, और कॉरपोरेट पैसा ट्रांसफर करेगा पॉलिटिकल पार्टी के पास, पॉलिटिकल पार्टी रईस होगी, और फिर क्या विधायक और क्या सांसद, हर किसी की बोली लगती चली जाएगी। तो सिलसिला शुरुआत करते हैं 1 जुलाई 2023 से। जो नियम नया बन रहा है उसमें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस इसको कहते हैं। इससे पहले जब आप किसी को पूरे साल में 7 लाख रुपए भेजते थे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, कुल मिला के 0.5% ही टैक्स लगता था, जो कि नगण्य है, नहीं के बराबर है। और 7 लाख से ज्यादा जब भेजते थे तो वो टैक्स लगता था आपको 5%। अब सरकार ने कहा जी नहीं, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम अब नहीं चलेगी, जिसके तहत पहले तो आप तकरीबन $2.5 लाख तक भेज सकते थे, यानी तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग भेजने की स्थिति इस देश के भीतर थी, और टैक्स लगता 5%। कहा गया नहीं, अब यह व्यवस्था नहीं होगी, अब 20% टैक्स सीधे लिया जाएगा, सिर्फ 2 स्थिति को छोड़कर। वह 2 स्थिति एजुकेशन से जुड़ी है और हेल्थ से जुड़ी है। यहां पर आपको 5% टैक्स देना होगा, लेकिन बाकी सारी चीजों में, यहां तक कि यहां से जो आप क्रेडिट कार्ड लेकर जाएंगे और वहां जो खर्च करेंगे उस पर भी 20% का टैक्स लगेगा। जो टूर एंड ट्रेवल अब जो सफर करना चाहते हैं उसके जरिए जुलाई के महीने से अब वो 20% पे आ जाएगा, यानी पहले जो 5% था उसमें 15% की बढ़ोतरी। ये पैसा सरकार को चाहिए और बड़ी तादाद में चाहिए। यहां पर एक सवाल यह होगा कि बैंकों को लाभ, आरबीआई का डिविडेंड बढ़ना और सरकार के पास वह भी पैसा आना, बड़ी तादाद में कॉरपोरेट का माफी, रिटर्न ऑफ करना पैसा, वो पैसा भी रोटेट होकर पॉलिटिकल फंडिंग में चले जाना, और इस देश के भीतर की बेसिक जरूरतों को भी सरकार पूरा ना कर पाए तो फिर आप क्या कहेंगे। यह जो पूरी प्रक्रिया, इसमें हमें लगता है शुरुआत बैंकों से ही करनी चाहिए, क्योंकि बैंकों के भीतर की स्थिति को जरा यह समझिए कि 8 बरस का जो अंतिम आंकड़ा सरकार के मोहर के साथ जो पास हुआ, उसमें जानकारी दी गई कि दरअसल बैंकों के जरिए जो रिटर्न ऑफ किया जा रहा था अलग अलग बैंकों का, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंक, वह तकरीबन 6,32,377 करोड़ का था। उसमें से लगभग 2,78,517 करोड़ रुपए ये बड़े कॉरपोरेट के पास थे जो नहीं लौटा पाए। और यह भी एक त्रासदी है कि जो ओवरऑल पैसा लिया जाता है उसकी जो रिकवरी होती है, ओवरऑल रिकवरी 17% है, लेकिन बड़े कॉरपोरेट से रिकवरी सिर्फ 7% है, 7%। और इसमें सबसे अगर टॉप मोस्ट 3-4 बैंकों को आप देखिए तो जैसे पहला नंबर एसबीआई का है। एसबीआई के जरिए 2,35,000 करोड़ रुपए एनपीए के जो रिटर्न ऑफ किए गए वो आंकड़ा है, और उसमें सरकार रिकवरी जो कर पाई, यानी बैंक जो रिकवरी कर पाया वो 15% के लगभग कर पाया, 34,677 करोड़ रुपए। लेकिन इसी हिस्से को अगर बड़े कॉरपोरेट और रईसों के हिस्से में डाल दीजिएगा तो उनका एनपीए 2,35,000 करोड़ में से 1,23,000 का था, 1,23,000 करोड़ का था, और उनसे जो रिकवरी हुई वो सिर्फ 7%, यानी 8,969 करोड़ रुपए, यही रिकवरी हो पाई। यही स्थिति पंजाब नेशनल बैंक की, यही स्थिति कैनरा बैंक की, यही स्थिति आईडीबीआई बैंक की। मसलन आईडीबीआई बैंक 45,000 करोड़ रुपया एनपीए में, उसमें से लगभग 18,000 करोड़ रुपया बड़े कॉरपोरेट के पास। बड़े कॉरपोरेट एक भी पैसा नहीं लौटा पाए, और ओवरऑल जो रिकवरी की गई वो सिर्फ 3,704 करोड़ की गई, यानी ये 8% नजर आता है। लेकिन बड़े कॉरपोरेट को कहा गया, जब उनसे जानकारी मांगी गई, उन्होंने कहा ये अवेलेबल नहीं है, यहां पर आप एनए लिख दीजिए, ये अवेलेबल नहीं है। यह एक पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर इस दौर में यह है कि इस देश की जो लगभग 5200 कंपनियां हैं, 5,200 कंपनियां हैं, इन्होंने इस देश के भीतर में आप ही का पैसा बैंकों के जरिए लिया हुआ है, क्योंकि आप कहीं भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर 20% के लगभग टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसा उपाय किया जाए कि आप अपना कैश, यानी जो पेपर करेंसी होती है, उसको आप बैंकों में रखें, और पेपर करेंसी अगर बैंकों में जनता की जमा होगी तो और उसको लोन देने की प्रक्रिया के भीतर बैंक को लाने में बहुत आसानी होगी। उसमें कोई सी भी तरीके का
ऐसी वैल्यूशन भी नहीं है कि पैसा नहीं है लेकिन आपको दे रहे हैं, ये तो पेपर करेंसी है, जनता की पड़ी हुई है तो हमने देना शुरू किया। और उसमें जानकारी निकल कर आई कि जो 5200 कंपनियां हैं जो आरबीआई के जरिए डाटा निकल कर आता है, इसने जो पैसा नहीं लौटाया वो मिनिमम 5 करोड़ का है और मैक्सिमम पूछिए नहीं वो 50,000 करोड़ के पार का भी हो सकता है। कुछ का 12,000 करोड़ का है, कुछ का 14,000 करोड़ का है, कुछ का 23,000 करोड़ का है, कुछ का 9,000 करोड़ का है। यह इसकी परिस्थिति है, लेकिन 5,000 करोड़ मिनिमम रकम है। और अगर यह स्थिति निकल कर आती है तो इसका दूसरा हिस्सा होता है कि बैंकों को जो लाभ होता है जब जनता का पैसा बैंकों में पेपर करेंसी के जरिए रहता है, तो वह उसके जरिए जो इंटरेस्ट अपने तौर पर दूसरे बैंकों को कर्ज देती है और दूसरे बैंक और स्टेट गवर्नमेंट कर्ज लेते हैं। और वह जो कर्ज लेते हैं इसलिए क्योंकि जब सरकार कहती है कि आप कर्ज ले लीजिए, हम आपको जीएसटी का पैसा नहीं दे पाएंगे, जो आपके हिस्से का जो टैक्स का पैसा है वो नहीं दे पाएंगे, आप ले लीजिए। यह पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के भीतर बैंकों को तो लाभ होता होगा। तो बैंकों ने जो 1,76,000 करोड़ रुपए 2019 में इलेक्शन से ठीक पहले केंद्र सरकार को सौंपे थे, यह अपने आप में बड़ी रकम थी और एक झटके में वो पहली बार 1,00,000 करोड़ से ऊपर इस फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है इसको पार कर जाएगा। तो यानी मैसेज बहुत पहला साफ निकल कर आता है कि राजनीति को पैसे की जरूरत है और राजनीति इस बात को समझती है कि वो जनता पर पैसे के लिए निर्भर नहीं हो सकती है, कॉरपोरेट पर वो निर्भर हो सकती है। कॉरपोरेट सीधे कहता है कि आपने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि यहां से तो लोग छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो हम आपको पैसा तभी देंगे जब हमारी हिस्सेदारी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट मनी की। तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट का जो रोटेशन है बैंकों के जरिए और सरकार की जो रिटर्न ऑफ पॉलिसी है, वह ऐसी परिस्थिति में है कि जो लोन राइट ऑफ किया गया, अगर उसके एक एक आंकड़े को पकड़िएगा तो यह तकरीबन 19 लाख करोड़ पार कर जाएगा। जो लोन स्लिपेज है वो लगभग 36 लाख करोड़ का है और लोन रिटर्न ऑफ जो है वो 19 लाख करोड़ का है। और यह भी बरस दर बरस लगातार आंकड़े निकल कर आते हैं कि इतना इस रूप में माफ कर दिया गया, इतना इस रूप में किया गया। इसको भी जब परखना शुरू कीजिएगा कि जो रिटर्न ऑफ किया जाता है, मसलन पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1,74,000 करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए। रिकवरी कितना किया? सिर्फ 33,000 करोड़ रुपए। उससे पहले साल चले जाइए 2020-21 में आपने कितना माफ किया? 2,02,000 करोड़ रुपए। रिकवरी क्या थी? सिर्फ 30,000 करोड़ की। उससे पहले चले जाइए जब कोविड काल से पहले की परिस्थिति थी, कितना माफ किया था? 2,34,000 करोड़। यह आंकड़ा 19-20 के दौर का है और आपने रिकवरी 30,000 की। उससे पहले चले जाइए 18-19 में जब इलेक्शन का पीरियड था, 2,36,265 करोड़ आपने रिटर्न ऑफ किया। रिकवरी क्या की? सिर्फ 2,505 करोड़। कल्पना के परे है यह परिस्थिति जो कि 2017-18 से रवानगी होती है। पहले रवानगी ऐसी नहीं थी, ना मनमोहन सिंह के काल में रवानगी थी और ना मोदी काल के शुरुआत में थी। समझ में आया 2017 के बाद से, जब इस देश में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी और जीएसटी दोनों ने जो इकोनॉमी पर अटैक किया और इस देश के भीतर जो कंगाली की स्थिति अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गई और ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां जाने लगी, तब यह समझ में आया सरकार को तो पैसा चाहिए। तो सरकार ने पॉलिसी ही बनाने की शुरुआत की जो उसका हिस्सा दे, कॉरपोरेट का हिस्सा दे, दोनों एक दूसरे का हिस्सा दे और पैसा जनता का रहो, उस पर टैक्स का बोझ आप कितना भी डाल दीजिए। तो यूं ही नहीं है कि महंगाई के दौर में जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ रही है तो जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ेगा ही, बड़ा सामान्य सा नियम है। लेकिन सरकार इसको अपनी छाती पर तमगा लगाती है और कहती है देखिए ये देश रईस हो गया। महंगाई कितनी भी हो लेकिन जीएसटी कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और रिकॉर्ड पार कर रहा है। यानी कितनी तकलीफ परिस्थितियों में देश की जनता है, सरकार उस दिशा में नहीं, इकोनॉमी के उस आंकड़े को पकड़ती है जिसके जरिए तुलना दुनिया के उस बाजार से हो सके जहां पर इस रकम का जिक्र होता है। अच्छा, इतनी रकम सरकार के पास आ गई। और इस प्रक्रिया के भीतर में जब आप जाइएगा, 2017-18 का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि 2017-18 में 1,61,000 किए गए थे। इसके बाद से लगातार 2 लाख पार कर गए। लेकिन उससे पहले जो था
उससे पहले वह 1 लाख करोड़ से कम का रिटर्न ऑफ हुआ करता था। और अगर आप मनमोहन सिंह के काल में चले जाइएगा तो वो रिटर्न ऑफ लगभग 30,000, 35,000, 40,000, इससे ज़्यादा नहीं जाता था। लेकिन यहां तो एक छलांग में 2 लाख करोड़। और जो रिकवरी थी पहली बार 12,881 करोड़ की 2017-18 में रिकवरी का मापदंड उससे पहले के बरस की तुलना में कम हो गया। यह परिस्थिति बतलाती है कि कॉरपोरेट के लिए जीना है, कॉरपोरेट के लिए मरना है। अब इसके पैरेलल में हमको लगता है एक दो चीजों को और जरा समझ लीजिए जिससे चीजें और साफ होंगी। इस देश के भीतर में जो रईस लोग थे, नागरिकता छोड़ रहे थे, उनकी तादाद जो है 12,88,293 दिसंबर 2022 तक। और यह शुरू होता है 2014 की जनवरी से। और बरस दर बरस देखते चले जाइएगा तो 2022 में 2,25,620 लोगों ने नागरिकता भारत की छोड़ दी। ये बाहर चले गए जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इस देश के भीतर की पॉलिसी में समझ गए, यहां की इकोनॉमी में गए तो या तो खुद को पॉलिटिकल बना लीजिए या फिर पैसा आपका लगातार रिसने लगेगा और पता नहीं किस दिन ईडी और सीबीआई आपके दरवाजे पर खड़े हो जाए और नोटिस थमा दे और उसके बाद आप चक्कर लगाते रहिए, इनके दफ्तरों में और अदालतों के चक्कर लगाते रहिए। सरकार के साथ खड़े हो जाइए, सरकार राहत रियायत देगी और सुविधा भरी नियम कायदे आपको समझाती चलेगी। मसला सिर्फ इतना है कि आप पॉलिटिकली सरकार के साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए। यहां पर एक सवाल और आता है, जब इस देश के भीतर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी और उससे ठीक 2 बरस पहले सरकार ने कहा कि हम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन इस देश के बनाएंगे। कल ही एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि भारत के जो टॉप मोस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसकी रैंकिंग जो है वह 400 के पार है। यानी दुनिया के 418 यूनिवर्सिटीज में से भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। 419वें नंबर पर आईआईएम अहमदाबाद है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसकी रैंकिंग 494 है। यानी 500 से नीचे और 400 के ऊपर यही 2 इंस्टीट्यूट हैं। और इस देश के जो आईआईटी हैं उसमें 5 आईआईटी का जिक्र है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर। आपको जानकर हैरत होगी कि आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में 554 नंबर पर है। आईआईटी मद्रास 570 नंबर पर है। आईआईटी दिल्ली 607 नंबर पर है। आईआईटी खड़गपुर 721 नंबर पर है। आईआईटी कानपुर 823 नंबर पर है। ये भूल जाइए कि हमारे यहाँ हार्वर्ड कैसे होगा। हार्वर्ड नंबर 1 है, एमआईटी नंबर 2 है दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, स्टैनफोर्ड नंबर 3 है, कैम्ब्रिज नंबर 4 है, ऑक्सफोर्ड नंबर 5। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार पार्लियामेंट के भीतर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और एमआईटी सरीकी यूनिवर्सिटी खोलने का जिक्र विश्व गुरु बनने के साथ किया जाता है। यहां तक कि एशिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है उसमें टॉप मोस्ट जापान की टोक्यो आती है जो 13वें नंबर पर है, क्योटो है जो 27वें नंबर पर है, सियोल यूनिवर्सिटी है जो 31वें नंबर पर है, चाइना की 3-4 यूनिवर्सिटी है, शिंगवा यूनिवर्सिटी 44th नंबर पर है, पेकिंग यूनिवर्सिटी 49 नंबर पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना जो कि एकेडमी ऑफ साइंस है वह लगभग 555 नंबर पर आता है। ये मैसेज कहां तक कि इजराइल की यूनिवर्सिटी जो जेरूसलम की हेब्रेल जो यूनिवर्सिटी है वहां की हेब्राउ यूनिवर्सिटी वह 70वें नंबर पर है। कहां पर ये प्रोसेस है और कहां पर प्रक्रिया है, या सिर्फ बोलने के लिए सब कुछ होता है? जबकि बड़े न्यूनतम स्तर पे अगर आ जाइएगा तो इस देश के भीतर में 15 लाख टीचर की बहाली इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि राज्य सरकार हाथ खड़ा कर देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और जो पॉलिटिकल पैसा और जो पॉलिटिकल तौर पर रिटर्न ऑफ किया गया है अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो 15 लाख टीचर की बहाली कल ही हो जाएगी। अगर जो रिटर्न ऑफ किया गया लगभग 12 से 19 लाख करोड़ के बीच का जो डाटा लगातार रेंगता है, सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर कहा हमने तो 6 बरस में तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, रिटर्न ऑफ कर दिए। अगर शिक्षकों की परिस्थिति लेकर आइए तो आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया 15 लाख टीचर चाहिए और उनके लिए जो पैसा उनके पेंशन के साथ अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वह भी 10 लाख करोड़ से नीचे का आंकड़ा बैठता है। हम
रईसों के लिए रास्ता खोल रहे हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रास्ता खोल पाने की स्थिति में नहीं है। बिहार में 2,75,000 टीचर कम हैं, उत्तर प्रदेश में 2,17,000 कम है, झारखंड में 95,000 टीचर कम है, मध्य प्रदेश में 91,000 कम है, 91,000 वेस्ट बंगाल में भी कम है, छत्तीसगढ़ में 51,000 कम है, राजस्थान में 47,000 कम है, आंध्र प्रदेश में 34,000 शिक्षकों की जरूरत। ये एक मैसेज क्या है? मैसेज है कि दरअसल कॉरपोरेट की इकोनॉमी के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को संभालने के अलावे सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैसेज क्या है कि राजनीतिक तौर पर पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इस देश की पॉलिसी टैक्स के जरिए जनता पर दबाव बनाती है और बैंकों के जरिए कॉरपोरेट और रईस मित्रों के अनुकूल नीतियों को इंप्लीमेंट कराती है। मैसेज क्या है? मैसेज है कि इस देश की जो असमानता है वो बढ़ती चली जाए, नेटवर्थ कॉरपोरेट का बढ़ता चला जाए। राजनीति में अगर आप शामिल हो गए तो आपके बैंक बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी रईसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कितने भी करोड़ का घर बना सकते हैं, कितने भी करोड़ का हवाई जहाज ले सकते हैं, कितने भी करोड़ की गाड़ियों के काफिले में चल सकते हैं, आपकी रईसी में कोई कमी नहीं आएगी। और इस देश की जनता के ऊपर जो बैंकों में जमा पैसा है वो पैसा भी रोटेट होके कैसे किस रूप में इस देश के कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाए और कॉरपोरेट पॉलिटिक्स को लाभ पहुंचाए और पॉलिटिक्स ऐसी पॉलिसी बनाए जो इकोनॉमिकली कॉरपोरेट के अनुकूल हो जाए, रईसों के अनुकूल हो जाए। जनता की फिक्र कहां पर आ रही है वोट देने को लेकर? वोट देने के लिए तो आपको 5 किलो अनाज होगा, कोई 15 किलो अनाज देगा, कोई 2,000 रुपए महीना देगा, कोई 3,000 रुपए महीने देगा। इन सब को जब जोड़ते चले जाइएगा, जिन रेवड़ियों का जिक्र शुरू हुआ है और कहा गया कि कर्नाटक में 62,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, देश के तमाम राज्यों में जो रेवड़ियां इस तरीके से बांटी जाती है, अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो भी 2,90,000 करोड़ रुपए बांटे जाते हैं। लेकिन उसकी एवज में कॉरपोरेट जो ले जाता है एवरेज तौर पर वह तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ रुपया उसके पास चला जाता है। और वो रोटेट पॉलिटिकल वे में कैसे होता है, ये एक अनकही कहानी नहीं है, बल्कि इस देश की अनकही इकोनॉमी का सच है। तो आखिर के कुछ सवाल जो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस दौर में लगातार जितने बच्चे छोड़ रहे हैं इस देश को पढ़ाई के लिए, उनकी तादाद भी निकल कर आई कि लगभग 8 लाख बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए छोड़ दिया, ऐसे वक्त में जब इस देश में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी, जो सरकार के टारगेट में था। नहीं बनी, बच्चे छोड़कर चले गए, लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। जो मुद्रा योजना के जरिए जिस बात का जिक्र है कि हमने 23 लाख करोड़ से ज्यादा बांट दिए और जितने बच्चों को दिए गए पैसा या जो कागज पे दर्शाया गया उसमें एवरेज कोई भी 55-56 हजार रुपए से ज्यादा नहीं किसी के हिस्से में पड़ा। तो इस देश का सच क्या है? इस देश का सच है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया है। 2014-15 में यह 25.26% था, 25.26% था। 2022-23 में यह घटकर 20% से नीचे आ गया है। जो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट है वो 8.8% नीचे आ गया है। और ये जो तमाम परिस्थितियों में जो बैंकों के जरिए जो पैसा बांटने की स्थिति है, उसमें आखिर की सवाल जो सरकार जिस वेलफेयर योजना का जिक्र करती है, वहां पर 2 योजना सिर्फ आखिर में आपको बता दें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कल्पना कीजिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। सरकार का अपना आंकड़ा था कम से कम 5 करोड़ होने चाहिए। सरकार के अपने आंकड़ों ने बताया जी नहीं, सिर्फ 44 लाख लोग ही रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। और उसमें भी 18 से 25 बरस की उम्र जो एजुकेशन हासिल करने की होती है, जो मजदूरी करने लगे, उसमें तकरीबन 10.5 लाख ऐसे बच्चे हैं। जो नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स बनाया गया, उसमें सरकार ने माना कि तकरीबन इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। सरकार के आंकड़ों ने बताया सिर्फ 52,475 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 18 से 25 बरस तक के बच्चे जो उम्र थे उनकी संख्या 12,609 है। यानी तमाम वेलफेयर योजनाओं की मौत, तमाम टैक्स पेयर के ऊपर और टैक्स का बोझ
और इन्वेस्टमेंट के रास्ते इस देश में सारे बंद कर देना, या तो आप जोखिम लेकर इक्विटीज में चले जाइए या फिर सरकार के लिए पैसा आप बैंकों में पेपर करेंसी के तौर पर रख दीजिए, जहां बैंक को लाभ, आरबीआई का डिविडेंड बढ़े, आरबीआई सरकार को दे और इसके ठीक समानांतर कॉरपोरेट को लाभ होता चला जाए। इस परिस्थिति में पैसा आपको देना है, सरकार कॉरपोरेट को वो सौंपेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।